नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीके जी लेते हैं। इसमें जो दिया गया कोयला के बारे में कुछ सवाल है। कोयला के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, इस कोयला को काला हीरा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कोयला को काला हीरा के नाम से जानते हैं। कोयला को क्या कहा जाता है? काला हीरा के नाम से जानते हैं। भारत में कोयला का जो सर्वप्रथम कारखाना खोला गया था, भारत में सर्वप्रथम कोयला का कारखाना वो दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर खोला गया था। दामोदर नदी के पश्चिमी तट में जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है, यहीं पर भारत में पहला कोयला का कारखाना 1774 में खोला गया था। 1774 में पहली बार कोयला का कारखाना पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, जो दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, यहीं पर खोला गया था। अगर हम लोग बात कर लें भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादन होता है यानी निकाला जाता है, तो वो है झारखंड का धनबाद जिला। और ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, झरिया। कोयला भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर? तो झारखंड के धनबाद में। और कौन सा कोयला का कारखाना है? तो झरिया है। वहीं पर अगर विश्व की बात करेगा, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वह है चीन। इसको भी याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ पर? तो वो चीन में है। कोयला जो है वो कोयला मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है कोयला को, यानी कि कोयला का प्रकार जो है वो 4 प्रकार का है। एक है एंथ्रासाइट। यह कोयला जो है सर्वश्रेष्ठ कोयला है, जिसमें कार्बन का मात्रा 95% तक होता है। तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला आता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 95%। उसके बाद जो होता है वो बिटुमिनस कोयला है। और ये बिटुमिनस कोयला जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला प्रकार पाया जाता है? तो वह है बिटुमिनस। और तीसरा जो है वो लिग्नाइट है। और चौथा जो है वो पीट है। पीट कोयला जो है ये सबसे खराब किस्म का कोयला होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत केवल और केवल 20 से 25% तक होती है। तो निम्न श्रेणी का कोयला वो कौन सा आता है? तो वो पीट कोयला होता है, जिसमें कि कार्बन का प्रतिशत केवल 20 से 25% तक होता है। अब आगे है कुछ मिश्र धातुएं, जिसमें से क्या आता है? लोहा, निकिल, वो पहला इसमें आएगा लोहा, निकिल, वो क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। यानी प्रश्न पूछा जाएगा, नाइक्रोम का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो उसमें लोहा होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है। इन तीनों को मिलाने से जो बनता है वो नाइक्रोम बनता है। तो ध्यान रखिएगा, लोहा, निकिल और क्रोमियम के धातुओं के मिश्रण से क्या बनता है? तो वह है नाइक्रोम। आगे है तांबा और जिंक। तांबा और जिंक को मिलने से पीतल का निर्माण होता है। यहाँ से एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, याद रखिएगा, पिताजी ऐसा याद रखिएगा। देखिए, ये पी से हो जाएगा पीतल, पी से क्या हुआ? पी से हो जाएगा पीतल। पीतल का जो निर्माण किया जाता है वो ता से हो जाएगा तांबा। ता से क्या होगा? ता से होगा तांबा। और जी से हो जाएगा जिंक। जी से क्या हो जाएगा? जिंक। यानी तांबा और जिंक से जो मिलाने से बनता है वो क्या बनता है? पीतल बनता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, पिताजी। आगे तांबा और टीन। तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है? तो कांसा का निर्माण होता है। यानी कांसा जो बना हुआ है मिश्र धातु वो किसका है? तांबा और टीन का। आगे है तांबा, जस्ता और निकल। तांबा, जस्ता और निकल के मिलने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। जर्मन सिल्वर जो बनाया गया है, यह बनाया जाता है वो है तांबा से, जस्ता से और निकल से। यानी जर्मन सिल्वर किन धातुओं से मिलकर बनाए? तो तांबा, जस्ता और निकल से। उसी तरह से टीन और लेड जो है, टीन और लेड के मिलने से सोल्डर बनता है, जिसको हम लोग टाँका भी कहते हैं। तो सोल्डर का निर्माण जो होता है वो टीन और लेड के मिलने से होता है। अब है कुछ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला जो आता है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है बिहार में। तो ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यानी वाल्मीकि नेशनल पार्क। एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है कि ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार के किस जिले में है? बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिस जिला के अंदर में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र
राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसी का अन्य नाम है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, और अब इसी का नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसी का नाम बदल के फिर कर दिया गया हेली नेशनल पार्क, और वर्तमान समय में यही नेशनल पार्क है रामगंगा नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। ये किस राज्य में है तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड राज्य में है जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसके अलावा एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क से भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखना है इसको। तो भारत का पहला नेशनल पार्क हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी को बोला जाता है हेली नेशनल पार्क, या इसी को बोला जाता है रामगंगा नेशनल पार्क जो उत्तराखंड राज्य के अंदर में है। उसके बाद याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। अब आ जाते हैं जो नेशनल पार्क दिया गया है। देखिए दाचीग्राम नेशनल पार्क है यानी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसी तरह से गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? गुजरात में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? असम में है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम के अंदर है। अब है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर के अंदर में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। आगे महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका से संबंधित। अगर बात कर ले कोशिका, देखिए कोशिका के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि कोशिका का जो खोज किया है वो रॉबर्ट हुक ने किया है और ये 1665 में किया है। तो ध्यान रखिएगा कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाएगा जीवित कोशिका तो का खोज किसने किया है? तो ल्यूमन हॉक ने किया था 1674 में। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। अगर कोशिका के बारे में बात किया जाए कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जीवित कोशिका का खोज ल्यूमन हॉक ने 1674 में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली जो होते हैं वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला है तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। आगे है लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? तो ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है पर्यावरण आंदोलन से संबंधित। सबसे पहले बात करते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में बात करें तो ये चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से ये संबंधित है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1973 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब? 1973 में। और किस राज्य में इसको शुरू किया गया था? तो ये है उत्तराखंड। उसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है, इसकी शुरुआत मेघा पाटेकर ने किया था 1985 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया? मेघा पाटेकर ने किया था। और किस वर्ष किया था? तो 1985 में किया था। खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन की बात करें तो इसकी राजस्थान में शुरुआत हुई थी और अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में इसकी शुरुआत किया था। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन की बात करें
तो बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया था कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन शुरुआत किया था और इसी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी को जो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किसके लिए? यही बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अगर वैसे हम लोग बात कर लें, वर्ष 2014 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कैलाश सत्यार्थी को तो दिया ही गया था, और इसके साथ साथ में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। ये दोनों ही प्रश्न ध्यान रखना है कि 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो वो कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, और दूसरा है मलाला यूसुफजई को दिया गया था। मलाला यूसुफजई को इसलिए दिया गया था कि तालिबानियों ने पाकिस्तान की जो महिलाएं थी, छोटी बच्ची हुआ करती थी, उनको शिक्षा नहीं लेने दिया जाता था, जिसका विरोध किया था मलाला यूसुफजई ने, और साथ ही साथ मलाला यूसुफजई को गोली भी मार दिया गया था, जिसके गोली से हत्या नहीं हुआ। इसी उद्देश्य से, इसी के लिए यानी कि महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, इसके लिए मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था। जिस तरह से उत्तराखंड में नर्मदा बचाओ आंदोलन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, उसी तरह से ये चिपको आंदोलन, एक चिपको आंदोलन कर्नाटक में एपिको आंदोलन कहा गया था। तो जिस तरह से उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ, उसी तरह से कर्नाटक में इस आंदोलन को क्या कहा गया था? एपिको आंदोलन कहा गया था। अगर प्रश्न पूछा जाएगा एपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो वो है कर्नाटक से। आगे है कुछ रोग है और उसके कारक है। तो इस क्रम में सबसे पहला जो है वो टाइफाइड है। टाइफाइड का जो प्रमुख कारक है वो है साल्मोनेला टाइफी। ध्यान रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड का प्रमुख कारक है। उसी तरह से अगर बात कर लें तपेदिक, इसी तपेदिक को बोला जाता है टीबी रोग या तपेदिक या क्षय रोग, जिसका कि प्रमुख कारण है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस। ध्यान रखिएगा, टीबी का जो प्रमुख कारण है वो है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस। उसी तरह से टिटेनस की बात करें तो ये है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। उसी तरह डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये प्रमुख कारण है डिप्थीरिया का। चेचक के बारे में अगर बात करें तो चेचक का जो प्रमुख कारण है वो है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस किसका प्रमुख कारण है, तो वो चेचक का है। छोटी चेचक के बारे में बात करें तो छोटी चेचक के बारे में भी प्रमुख कारक है वेरिसेला वायरस। एड्स जो है रिट्रो वायरस जो इसका प्रमुख कारक है। अब है कुछ इम्पोर्टेंट परिकिरणन स्कैटरिंग से संबंधित। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में सूर्य का लालिमा परिकर्णन, जो लालिमा दिखाई पड़ता है, ये सभी किसके कारण होता है, तो परिकर्णन का प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई किसके कारण पड़ता है, प्रकिरणन के कारण। उसी तरह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य का जो लालिमा दिखाई पड़ता है वो भी किसके कारण होता है, परिकर्णन के कारण होता है। स्मॉग, इसके बारे में अगर बात करें, धुआं और कोहरे के मिश्रण को स्मॉग कहा जाता है। धुआं और कोहरे का जब मिलन होता है, मिश्रण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्मॉग कहा जाता है। यह वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। आगे भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया है, तो दिल्ली में। अब है समस्थानिक। समस्थानिक के बारे में बात करें तो समस्थानिक एक तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। ये समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये है पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिप्टियम। ये 3 जो समस्थानिक है किसके हैं, हाइड्रोजन के, जिसमें कि ड्यूटेरियम जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ड्यूटेरियम को। आगे है रेडियम का खोज 1902 में पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम का खोज कब हुआ था, 1902 में, और इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट पियरी और मैडम क्यूरी, मेरी क्यूरी ने किया था।
कोशिका, अभी कोशिका के बारे में थोड़ा देर पहले जिक्र किए थे। कोशिका जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। वहीं पर जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। कोशिका है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा, या इसी को कोशिका जैविकी कहते हैं। यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? तो है माइटोकॉर्निडिया। कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉर्निडिया को। ध्यान रखिएगा, कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉर्निडिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका में राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका में राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का परिवहन अंग अंतःप्रद्रव्यीय जीविका है। जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वो कोशिका है। अब है नाभिकीय रिएक्टर। अगर नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ये बढ़िया प्रश्न है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है। इसमें नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम का उपयोग किया जाता है। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है कैडमियम। इसमें मंदक के रूप में, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वही ग्रेफाइट और साथ में भारी जल यानी D2O। और अगर बात कर ले D2O का जो अनुभार होता है वो 20 होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का जो अनुभार होता है वो कितना? 20 होता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। सूर्य में कौन सी संलयन होती है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसको ध्यान रखिएगा। वैसे अगर हम लोग बात कर ले परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। वहीं पर अगर बात किया जाएगा आप लोग से हाइड्रोजन बम का, तो हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये चीन। जरूर याद रखिएगा इसको। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है चीन। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो है चीन। जरूर याद रखना है हम लोगों को। आगे है pH पैमाने का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने pH स्केल का खोज किया है। किडनी की पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। किडनी की पथरी में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। आगे है हार्मोन। नर हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन होता है, नर हार्मोन। उसी तरह मादा हार्मोन के बारे में बात करें तो ये मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। मादा हार्मोन क्या? एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। आगे है प्रोलेक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन में मदद करता है। आगे है भू-स्थिर कक्षा। भू-स्थिर कक्षा के बारे में बात करें तो भू-स्थिर कक्षा पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। भू-स्थिर कक्षा पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। आगे है यह कक्षा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। भू-स्थिर कक्षा में घूमने वाला उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करता है। आगे गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि गहराई को मापने के लिए जो इसकी इकाई है वो फेदोमीटर है। पेड़ों की आयु का पता लगाने की पद्धति को डेंड्रोकोनोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, डेंड्रोकोनोलॉजी का प्रयोग किस में किया जाता है? पेड़ों की आयु का पता लगाने के लिए। उसी तरह जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाते हैं? तो जीवाश्म का जो अध्ययन है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी खाद्य पदार्थों की संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वह है बेंजोइक अम्ल। सेब यानी एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह है मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर में।
टेंडन। टेंडन का काम है हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का, यानी हड्डियों और मांसपेशियों को जो जोड़ने का काम होता है वो किसका होता है, तो वो होता है टेंडन का। उसी तरह अगर हम लोग बात करें लिगामेंट, लिगामेंट का काम है हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने का काम होता है लिगामेंट का। लिगामेंट क्या करता है, तो ये हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। आगे है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये एक आनुवंशिकी रोग है। हीमोफीलिया किस प्रकार की रोग है, आनुवंशिकी रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि हीमोफीलिया रोग जो है इसी का अन्य नाम है शाही रोग, और इस हीमोफीलिया रोग के अंदर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ध्यान रखना है। अब है कुछ विटामिन और उसके वैज्ञानिक नाम। जैसे विटामिन ए के बारे में बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम जो है वह है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है रेटिनॉल। विटामिन बी जो है विटामिन बी1, इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। उसी तरह से विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का क्या नाम है रासायनिक नाम, तो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ध्यान रखिएगा, पेंटोथेनिक एसिड जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो वो है बी5। उसी तरह से बी12 की बात करें तो बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन जो है ये बी12 का रासायनिक नाम है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इस विटामिन सी के बारे में एक सवाल याद रखिएगा, ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। हमारे शरीर में ये संचित नहीं रहता है, संचित नहीं रहता है। हम लोग एक तरफ से लेते हैं और दूसरे तरफ से निकलता है। कौन सा विटामिन, तो ये विटामिन सी है। और विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। वैसे खट्टे पदार्थ में भी विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला है ना, इस सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर संचित नहीं रहता है, और इसी विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो फिलोक्विनोन है। तो इस तरह से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि रोटी था एक टोपी, रोटी था एक टोपी, ऐसा आप लोग इसको याद रख सकते हैं, रोटी था एक टोपी। ये जो रो है इससे हो जाएगा रेटिनॉल। इससे क्या होगा, रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और ये जो थायमिन है, था, इससे हो जाएगा थायमिन जो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। और ये जो ए है, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। उसी तरह ये जो को है, इस को से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और ये जो टो है, इस टो से हो जाएगा टेकोफेरॉल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और ये जो पी है, इस पी से हो जाएगा फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो इस तरह से इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, रोटी था एक टोपी। आगे है पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा है, तो वह पारा और ब्रोमीन है। उसी तरह से सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी ऐसा प्रश्न पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो वह सोडियम। सोडियम यानी Na, ध्यान रखिएगा, सोडियम Na जो है इसको चाकू से काटा जाने वाला धातु है। और इसको किसके अंदर में रखा जाता है, किरोसिन यानी मिट्टी तेल के अंदर में रखा जाता है। यानी सोडियम को किस में रखा जाता है, किरोसिन या मिट्टी तेल के अंदर रखा जाता है। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, इसको याद रखिएगा, सबसे भारी धातु कौन से है, तो वह ओस्मियम। उसी तरह हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का खोज किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और इस हाइड्रोजन को आवारा तत्व का संज्ञा दिया गया। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को क्या कहा गया है, आवारा तत्व। आवारा तत्व का संज्ञा इसको
दिया गया है हाइड्रोजन को, जिसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया है। आगे है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना है कितने तापमान पर बराबर होता है, तो वह -40 डिग्री। -40 डिग्री का जो तापमान है इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री में पूछेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अधिक है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करेगा तो 39.2 फ़ारेनहाइट पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट बनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। यूएनओ की बात किया जा रहा है। यूएनओ की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। इसको भी ध्यान रखिएगा। जिस समय स्थापना हो रहा था तो संस्थापक देशों की बारे में बात करेगा तो संस्थापक देश की संख्या थे 51। कितने संस्थापक देश थे, 51 थे, जिसमें भारत भी शामिल था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत किस वर्ष बना, तब हम लोग आंसर करेंगे 1945 में ही भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे, 51 सदस्य देश शामिल थे। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में इसके कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं। और सबसे नवीनतम जो सदस्य देश है उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान वर्तमान समय में सबसे नवीनतम सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 5 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद होता है, और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये जो 5 अंग है, इस 5 अंग में 4 अंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में 4 अंग का हेडक्वार्टर, जिसमें महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है और सचिवालय है। इन चारों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। अगर आप लोग से पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तब हम लोग आंसर करेंगे दी हेग में। और ये दी हेग किस देश के अंदर में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में। दी हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय है द हेग में, कहाँ पर, किस देश में, तो ये नीदरलैंड के अंदर है। और जबकि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद और सचिवालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनी जाने वाली प्रथम महिला विजया लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की थी। तो यहाँ से बढ़िया प्रश्न बनेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वह है विजया लक्ष्मी पंडित। बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में के सदस्य, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्य चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला विजया लक्ष्मी पंडित थी। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। ये कुछ बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है इसको लघु संसद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक सवाल और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, महासचिव। तो महासचिव के बारे में अगर बात करेगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस। और ये एंटोनियो गुटेरस जो है ये किस देश का है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये पुर्तगाल का है। एंटोनियो गुटेरस का संबंध किस देश से है, पुर्तगाल से। वैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, यहाँ पर हम नोट डाउन कर रहे हैं, प्रथम महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव के बारे में बात करेगा तो ट्रिगवेली जी थे। ट्रिगवेली जो है, ट्रिगवेली प्रथम महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो कि नॉर्वे के थे। किस देश के थे, ये नॉर्वे के। वैसे अगर आपसे पूछा जाए प्रथम एशियाई महासचिव, तब यूथांट कीजिएगा, यूथांट जी जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली जो नॉर्वे के थे। और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं।
अब है कुछ मैनचेस्टर से संबंधित प्रश्न। जैसे मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में है और क्यों फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। वैसे अगर बात करेगा भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर जो कहते हैं वो अहमदाबाद को कहते हैं। उसी तरह से उत्तरी भारत का मैनचेस्टर यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहते हैं वो कोयम्बटूर को कहते हैं। और सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी और भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी मुंबई को कहते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा, भारत की वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी यानी कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है किसको? मुंबई को। अब है ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो थे विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, उस समय ये जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार था, इसी का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था। और इस तरह से पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला वो कौन थी? एस विजया लक्ष्मी। एस विजया लक्ष्मी जो है वो भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिमाद्री अनुसंधान केंद्र से। हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की बात करें, यह भारत का पहला अस्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। भारत का पहला अस्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। इसका उद्घाटन 2008 में हुआ है। आगे है, भारत में अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री मैत्री वो भारती नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय वर्ष 2013 में नवीन केंद्र है। अब है कुछ पुरस्कार। ये पुरस्कार के बारे में बात करें तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम नागरिक पुरस्कार, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहले स्थान पर आता है भारत रत्न। और ये भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, और तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण, और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। तो इस तरह से भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान में सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? भारत रत्न। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, और तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण, और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। और इन चारों पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1954 में। कब शुरू हुआ इन चारों पुरस्कार की शुरुआत? तो ध्यान रखिएगा, चारों पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1954 में। अगर हम लोग बात कर लें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया था, तो इसमें 3 लोग शामिल थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दिया गया था, और डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था, और तीसरा जो था वो सी राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी। इन तीनों लोगों को पहली बार भारत रत्न जो 1954 में दिया गया था, इस समय इसको इन तीनों को सम्मानित किया गया था। और ये भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब है नागरिकता। नागरिकता के बारे में अगर बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है ना। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान? एकल नागरिकता। और इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। वैसे बात कर लें, नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। नागरिकता के बारे में पहला बार संशोधन यानी कानून जो बना था वो 1955 में बना था। यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि नागरिकता में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो 1955 में पहली बार नागरिकता के बारे में संशोधन किया गया था संविधान में। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, यानी अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो वह है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से भी लगता है, चीन से भी लगता है और भूटान से भी
लगता है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। सिक्किम की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श करता है? तो नेपाल, चीन और भूटान देशों से लगती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया।